यही है, ज्यादा तो नहीं है डिटेल्स की, बस ये दो बात इसको हल्का फुल्का पढ़ना है इसे। इस वाले संरचना को क्या कहते हैं बोलो? दल। क्या कहते हैं? दल। एक पंखुड़ी को तो दल ही कहते हैं, बाकी बहुत सारी पंखुड़ियों को अपन देखे तो उसको क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंज मतलब क्या होता है? समूह। पुंज मतलब क्या होता है? समूह। तो एक समूह के रूप में होते हैं। वैसे बाह्य दल को भी हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज। हाँ, ये बाह्य दल पुंज। इसके बाद ये नीचे वाला संरचना जिसपे सब टिके रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। जिस पर पुष्प की सारी संरचनाएं टिकी रहती है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। और चीज अपन इसको देखिए तो ये कौन सी, ये जो होगा पुष्प अच्छा सुंदर कब कैसे लगता है अपन को? जब उसकी में क्या होती है? रंगीन रंगीन कलर। जैसे गुलाब होता है, क्या होता है? गुलाब। अब गुलाब अपन को सुंदर क्यों पसंद क्यों है? क्योंकि गुलाब बहुत कलरफुल नजर आता है। तो इसके लिए अपने लिए नहीं नजर आता ये अपने लिए रंगीन नहीं होता है, ये किसी कीट वगैरह के लिए रंगीन होता है। कीट वगैरह होते हैं, वो पक्षी वगैरह होते हैं, इससे क्या करते हैं? आकर्षित होकर इसके पास आते हैं और एक परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें अपन ने भाग देखे तो देखना यहाँ पर कि ये दो दो भाग है। यहाँ पर देखना, ये जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज है, इसको तो हम कौन सा कहते हैं? इसको तो हम कहते हैं भाई सहायक चक्र। क्या कहते हैं? सहायक चक्र। और ये दोनों है ना, इनको बोलते हैं आवश्यक चक्र। क्या बोलते हैं? आवश्यक, या फिर इसका दूसरा नाम है जनन चक्र। क्या नाम है? जनन चक्र। आवश्यक चक्र हो गया और जनन चक्र हो गया। आवश्यक चक्र का मतलब ये होता है कि ये जरूरी है, इनके बगैर पुष्प का कोई औचित्य नहीं है ना। ये चक्र क्या है? जरूरी है। देखो कि अगर ये नहीं होते तो क्या ये अंदर वाली चीजें होती क्या? है ना। इसीलिए इनको हमने वैसे सहायता करने वाले बोला है, इनका जनन में योगदान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इनको बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। देखो जैसे पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी का क्या काम है? परागण क्रिया करवाना। ये पंखुड़ी रंगीन होगी, अच्छी सुंदर दिखेगी, तभी जाकर यहाँ पर कोई कीट या पक्षी तितली वगैरह यहाँ पे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वैसे ये जो हरे कलर का, इसका क्या काम होता है? हरे कलर का आपको बताया, जब कलिका अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? कलिका अवस्था। उस कलिका अवस्था में क्या किया जाता है? इसकी सुरक्षा की जाती है। अंदर की तरफ जो गुलाब होता है, उस गुलाब की डोडी आपने देखी होगी, तो गुलाब की डोडी को कैसे कौन बचाता है? यही तो बचाता है ना, यही बचाता है, ये बाह्य दल बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से रचना है। तो यहां पर इसमें अपन ने पहले भी देखा, इसका नाम क्या है बोलो? पराग परागकोश, है ना। इस रचना का नाम क्या है? पुतंतु। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? योजी से। किससे जुड़े हुए हैं? योजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? योजी से जुड़े हुए हैं। योजी से जुड़े हुए, तो इन सबको क्या नाम दे देंगे अपन? एक को तो कहेंगे भाई पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। और बहुत सारे हो जाएंगे, इनका बहुवचन हो जाएगा, तो फिर इसको क्या कह देंगे बोलो? पुमंग कह देंगे। क्या कह देंगे? पुमंग। बोलो, यही पढ़ा था अपन ने पहले। इधर आ जाओ, इस वाले में क्या है देखो। इस यहाँ पर ऐसे में लिखा नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। ये वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ये क्या है बोलो? वर्तिका। और ये क्या है यहाँ पर? अंडाशय। इन सबको मिला करके क्या बनेगा? इन सबको मिला करके क्या बनेगा? स्त्री केसर। क्या बनेगा? स्त्री केसर। बहुवचन बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? जायांग। ठीक है, जायांग में और महत्वपूर्ण भाग होता है। देखो ये अंदर वाला जायांग का एक और रखेंगे बोलो। ये अंडा से नहीं होता, ये बीजांड। बीजांड क्या होता है? बीजांड। ठीक है, इस तरीके से अपन को याद रखना है, बीजांड से रचना है। ठीक है, अब लिखो आप लोग थोड़ा सा, है ना। ये चित्र पहले आप लिखो, पहले बना रखा है ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बनाया तो ये तो लिखना आप लोगों ने। दलपुंज बाय दलपुंज जाया लिखो अगले लाइन में। लिखो, लिखो चारों चक्रों में से, आगे लिखो, चार लिख लेना आप लोगों ने। चारों चक्रों में से, चारों चक्रों में से, चारों चक्रों में से दलपुंज व बाह्य दलपुंज को, चारों चक्रों में से दलपुंज व बाह्य दलपुंज को, दलपुंज व बाह्य दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। दलपुंज व बाह्य दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक चक्र। क्या कहते हैं? सहायक चक्र। उसके बाद क्योंकि लिखो, क्योंकि यह जनन अंगों को, क्योंकि यह जनन अंगों को
सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे लिखो, साथ ही, लिखो साथ ही परागण क्रिया, साथ ही परागण क्रिया में मदद करते हैं, साथ ही परागण क्रिया में मदद करते हैं, साथ ही परागण क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो दो चक्र है, कौन कौन से, जायांग और पुमंग, इनको कौन से चक्र कहते हैं, जनन चक्र कहते हैं। कौन से चक्र कहेंगे, जनन चक्र। लिखो आगे, ये लिखो, जायांग व पुमंग को, लिखो जायांग व पुमंग को, जायांग व पुमंग को, जायांग व पुमंग को जनन चक्र, जनन चक्र अथवा आवश्यक चक्र कहा जाता है। जनन चक्र अथवा आवश्यक चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह जनन की महत्वपूर्ण क्रियाओं में, क्योंकि यह जनन की महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेते हैं, जनन की महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेते हैं, महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेते हैं। एक बार फिर इस बात को समझ लो आप लोग। देखो, ये जरूर याद रखना कि स्टेमन, इसको इसको क्या कहता है, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। इंग्लिश में बोले इसको क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। ठीक है, इसको एंड्रोसियम कहेंगे, ये याद रखना, इसका नाम ही अलग है ना। इधर हम आते हैं यहाँ कैंसर को अलग हम दे देते हैं। यहाँ पे जो जायांग होता है, जायांग को क्या कहते हैं भाई, स्त्री कैंसर तो एक वचन हो गया ना, और जो जायांग है इसको अपन क्या कहेंगे, गायनो। क्या कहेंगे, आगे लिखो, पुंकेसर एक लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर एक लघु बीजाणु पर्ण, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोफिल। जो इंग्लिश में लिखना चाहिए लिख ले, पुंकेसर एक लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल के समान संरचना है। हाँ, पुंकेसर एक लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल के समान संरचना है, के समान संरचना है। ये लिखो, लाइन ऐसी बोर्ड पे लिख रहे हैं कैसी, पुंकेसर एक लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल के समान संरचना। लिखो आगे, लिखो पुष्पासन पर, लिखो आगे, पुष्पासन पर, पुष्पासन पर लगे पुंकेसर में, किस पे लगा होता है ये, पुष्पासन। पुष्पासन पर लगे पुंकेसर में निम्न भाग होते हैं, पुष्पासन पर लगे पुंकेसर में निम्न भाग होते हैं, निम्न भाग होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको, वही लिखना है ना। कौन कौन से भाग होंगे, वैसे एक पहला भाग है, उस पहले भाग का नाम क्या है, परागकोश। क्या नाम है, परागकोश। ठीक है, दूसरे भाग का नाम है पुतंतु। क्या नाम है, पुतंतु। परागकोश और पुतंतु, ऐसे दो भाग हो गए। ठीक है, लिखो इनको नाम, लिखो परागकोश और पुतंतु। परागकोश व पुतंतु, लिखो परागकोश व पुतंतु को जोड़ने वाली रचना, परागकोश व पुतंतु को जोड़ने वाली रचना, परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली रचना, परागकोश व पुतंतु को जोड़ने वाली रचना योजी कहलाती है, योजी कहलाती है, योजी कहलाती है। जो एक बंधे ऊतक है, जो एक बंधे ऊतक है। कौन सा ऊतक है, बंधे।
बंदे ऊतक का मतलब ये होता है कि ये बंद बंद चालू वाला, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना, विभाजन नहीं होता है। ये ऐसा बना है इस तरीके से, है ना, ये अपने पास होता है, जैसे बातों को जोड़ना पड़ने से, तो इस तरह के नाम है ये बीच वाला परागकोश। जैसे जो योजी कहेंगे, क्या योजी, तो उसको क्या कहेंगे, योजी। जो बंदे होता विभाजन, इस ऊतक में विभाजन नहीं होगा, यानी ये योजी जो है विभाजन नहीं होगा। अब विभाजन नहीं, क्या ये एक कोशिका, दो, चार कोशिका, जितनी भी कोशिका फिक्स है, इसमें मतलब परागकोश तो हो जाएगा। तो यहाँ वो ऊपर वाले का सिस्टम ऐसा ही है कि यहाँ ऊतक बनाया गया है बंदे ऊतक, तो समझ गए ये बंदे ऊतक है, और ये यहां से क्या आ गया, ठीक है। तो लिखो आगे अगली लाइन में, तो अपन ने क्या रचनाओं को क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। इसके बाद लिखो आगे, तंतु को ऐसे लिखो, पुतंतु लिखो, सॉरी, पुतंतु पराग कोश को ऐसे लिख लो। पुतंतु पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, पुष्पासन से। अब लघु बीजाणुधानी में किसका लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, मात्र कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती है, कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री इन बनेंगे अपने यहाँ पर पराग कण बनेंगे। क्या बनेंगे, पराग कण। ये पराग कण का आगे विकास होगा भाई, क्या होगा, विकास। इससे क्या बनेगा, नर युग्म विद बनेगा। क्या बनेगा, नर, और विकास होगा, और क्या बनेंगे, दो नर युग्मक बनेंगे, दो नर युग्मक। ये चीज इसमें होती है, इस कटनी। और ये कितनी होती है देखो, तो आप देखो एक परागकोश में कितनी पालियां होती है, बोलो पालियां कितनी होगी, दो, है ना। इसमें ये जो धानियां कितनी होगी, हाँ, दिख तो रही है अच्छे से, दिख रही, दिख रही, कितनी हो रही है, चार। जब आप देख के नहीं बता सकते तो कैसे बताओगे, पाली कितनी, एक पाली इधर की, एक पाली इधर की, तो इनमें दो पाले और चार लघु बीजाणु धानियां, समझ गए, चार हो गई ना। लेकिन एक कुल आता है, एक भिंडी आती है, कपास आती है, क्या आती है, भिंडी और कपास। भिंडी और कपास में सिर्फ एक ही पाली होती है भाई, है ना। जब एक पाली होगी तो बीजाणु धानियां कितनी होगी, दो। भाई एक पाली में दो होती है ना, एक पाली में दो होती है। इनके और भी नाम है कई सारे, जैसे इसका एक नाम है लघु बीजाणुधानी को हम है ना परागधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परागधानी को, या इसको आप चाहो तो पराग पुट भी कह दो। क्या कह दो, पराग पुट। कई सारे नाम है, एनसीईआरटी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड के अनुसार इसके कई सारे नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से पाले कितने हो गए, देखा जाए में दो होती है, ठीक है, पाले होते हैं, तो एक और एक, लिखो, हाँ लिखो आगे, लिखो परागकोश। परागकोश सामान्यतया, परागकोश सामान्यतया, परागकोश सामान्यतया दो पालियों में बटा रहता है। परागकोश सामान्यतया दो पालियों में बटा रहता है। परागकोश सामान्यतया दो पालियों में बटा रहता है। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, है ना। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ लिखूं,
चेम्बर, चेम्बर बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ या चेम्बर होते हैं ना। हाँ, देखो जिन्हें लघु बीजाणुधानी, जिन्हें स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है ना पूरा ये। तो सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ एक परत होती है भाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक सबसे बाहर एक स्तरीय परत होती है। सिंगल बता रहा हूं मैं भी आपको, केवल एक स्तरीय परत होती है भाई। इस एक स्तरीय परत का नाम है बाह्य त्वचा। देखो ये भी एक स्तरीय होती है, इसमें भी कोशिकाओं की केवल सिंगल परत होती है। कैसी होती है? सिंगल। इसमें भी कोशिकाओं की परत होगी सिंगल। तो इस वाली का नाम रहेगा एंडोथीसियम। क्या नाम रहेगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे भी परत होगी अभी, एंडोथीसियम के नीचे भी क्या होगी? परतें होगी। देखो एक इस तरीके से, एक, दो, कितनी परत बनाए? 2, फिर 3, एक में 3-4 बना सकता हूं। यानी ये वाली परत है जो ब्लेड से बनाई, इसका नाम है मध्य परतें। क्या नाम है? मध्य परतें। ठीक है, ये मध्य परतें जो होती है 1, 2 और 3, कितने स्तर बनाए मैंने? 3। अब देखो आगे, यहां से अंदर की तरफ कोशिकाओं का एक और स्तर होता है भाई, उस वाले स्तर को हम कहते हैं, अब ये गोल बन जाएगा ऐसे थोड़ा, है ना। तो इस वाला एक स्तरीय परत होती है भाई। कौन सी परत होती है? वापस एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। उसको क्या कहते हैं? वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। ठीक है, अब इस टेपिटम के अंदर क्या होता है? इस प्रकार से बीजाणुजन ऊतक होता है। क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक। ये यहां से काट के देखा है, अलग है ना। इसका नाम क्या होगा? बीजाणुजन ऊतक। और इसमें होती है कोशिकाएं, उन कोशिकाओं का नाम है बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो सबसे पहले यही बताया ना मैंने आपको भी कि ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करेगी? परागकणों का आगे जाकर के निर्माण करेगी। क्या करेगी? निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो यहां से लेके यहां तक बनाया था, ये तो भित्ति हो गया भाई। क्या हो गया? भित्ति। क्या हो गया? भित्ति। और ये जो बीच वाला भाग है, ये हरा हरा से बना है, ये क्या है? बीजाणु जन ऊतक। तो इनका काम क्या है पहले बताऊं मैं। सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा। सबसे बाहर वाले का एक ही काम है, सुरक्षा करना। क्या काम है? सुरक्षा करना। अब एंडोथीसियम क्या होती है? इस एंडोथीसियम में क्या होता है कि कुछ यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती है, मतलब ऐसे, है ना, यू आकार की रेशेदार पट्टियां होती है, मतलब इसमें ऐसे कुछ ऐसे यूं बीच बीच में जहां गैप है ना, वहां पे ऐसे इसमें एक पदार्थ का जमा हो जाता है। उस पदार्थ का नाम है अल्फा सेलुलोज। क्या नाम है? अल्फा सेलुलोज। यानी जो एंडोथीसियम है, इस एंडोथीसियम में एक अल्फा सेलुलोज नाम के पदार्थ का क्या होता है? जमा हो जाता है। अल्फा सेलुलोज की एक रेशेदार पट्टियां इसमें बन जाती है। ये रेशेदार पट्टियां क्या करती है? इस परागकोश को स्फुटन में मदद करती है। आप बताओ, अगर ये परागकोश फटेगा ही नहीं तो क्या ये परागकण बाहर निकलेंगे? क्या नहीं निकलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो मैं आपको इधर बना के बताता हूं। ये कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर के ये इस तरीके से ये होता है पूरा, है ना, कंप्लीट, है ना। तो यहां से ये जो भाग है ना, ये वाली भित्ति की कुछ ये नमी अवशोषित करती है। पहले क्या करती है? नमी अवशोषित करके पहले फूल जाती है, फिर जैसे धूप पड़ती है ना, जैसे धूप पड़ती है, ये सेलुलोज है भैया। क्या ये? सेलुलोज। आपको पता है जो कागज होता है, क्या होता है? कागज। उस कागज को आप पानी में डुबो दो। क्या कर दो? पानी में डुबो दो। कागज को पानी में डुबो दिया, फिर सुखा दिया, बताओ कागज कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा ना।
क्या उस कागज में आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना कागज में। तो उस तरह से यहाँ भी ये स्थिति है। ये कागज ही तो है, सेलुलोज। भाई कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ नमेओसिस करके पहले तो ये फूल गया, फिर अचानक से धूप पड़ गई। कैसे होता है परागकोश? सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे पानी बहुत होता है, ओस होती है, तो ये परागकोश पानी को अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है। फिर बाद में क्या होगा, थोड़ा दिन निकलता है तो धूप पड़ती है तो वापस से सूख जाता है और तड़क जाता है, और इस तड़कने से ही क्या होता है, इसको बोलते हैं परागकोश का स्फुटन। तो ये क्या करती है, परागकोश की स्फुटन में सहायता करती है। आगे बात समझ में? परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये कौन सी परत है भाई? ये किसकी संरचना बताए? बीजाणुदानी की संरचना कह दो, परागकोश की संरचना कह दो, परागकोश का अनुप्रस्थ काट के दो, ये अंदर होता है। अब और अंदर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज, टेपिटम। ये टेपिटम इतनी खतरनाक कोशिका है, इतनी बढ़िया कोशिका है, इसके बना संसार इस असंभव है। कैसे असंभव है? कि इन कोशिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा परागकण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अभी आगे